नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो अगस्त महीने की गिरिराज पत्रिका आज हम डिस्कस करेंगे। अगस्त महीने की गिरिराज पत्रिका का ये हमारा लास्ट पार्ट है। पांचवा पार्ट जो है ये अगस्त महीने की गिरिराज पत्रिका का है। और इससे पहले जो है अगस्त महीने के 4 पार्ट जो हैं वो डिस्कस हो चुके हैं, और इन सभी का एक कंपाइल करके पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं डिटेल में कि इस हफ्ते में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने। बोलते हैं, एट व्हाट इंटरेस्ट रेट लोन प्रोवाइड टू हिमाचल स्टूडेंट्स अंडर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना। तो बोलते हैं कि डॉक्टर वाई.एस. परमार जो विद्यार्थी ऋण योजना है, इस योजना के तहत जो है वो हिमाचल के जो छात्र हैं उनको किस ब्याज दर पर जो है वो ऋण प्रदान किया जाएगा। देखिए, ये जो योजना चलाई गई है, इस योजना के तहत हिमाचल के छात्रों को जो है फ़ायदा मिलेगा, और इनको जो है वो 1% की दर से जो है वो लोन दिया जाएगा। कितना? 1% की दर से लोन देने की बात कही गई है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा पहले इस योजना के बारे में जान लेते हैं। गिरिराज पत्रिका में बहुत बड़ा आर्टिकल इसके बारे में आया था, तो वहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश के जितने भी पात्र हिमाचली विद्यार्थी हैं उनको 1% की ब्याज दर पर जो है वो ऋण दिया जाएगा 2023-24 से। ये डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो विद्यार्थी ऋण योजना है ये लागू की गई है, ताकि राज्य के जितने भी युवा हैं उनको वित्तीय संसाधनों के कारण अपनी पढ़ाई पीछे ना छोड़नी पड़े। उनकी जो पढ़ाई है, उनकी जो व्यावसायिक शिक्षा है, कोई भी टेक्निकल एजुकेशन, उससे वो वंचित ना रह सकें। अब जिस परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपए से कम है, उस परिवार को जो है इस विद्यार्थी ऋण योजना के तहत जो है वो शामिल किया जाएगा। तो ये इनकम क्राइटेरिया आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि किस इनकम क्राइटेरिया के तहत जो है ये ऋण मिलेगा। 4 लाख से कम आपकी जो है वो वार्षिक आय है वो होनी चाहिए। अब ये सारे यहाँ से जो 2-3 क्वेश्चन बने, एक तो 1% का, एक तो 4 लाख का। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना है कि लिमिट क्या है इसकी, कितने लाख तक जो है वो लोन लिया जा सकता है। तो 20 लाख रुपए तक का लोन जो है वो लिया जा सकता है। 20 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण जो है वो यहाँ पर ले सकते हैं। इस योजना के तहत विद्यार्थी अपना जो बोर्डिंग स्कूल है उसकी फ़ीस, आवास जो है उसकी फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, किताबें, उनकी शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी खर्चे हैं ना, उनको जो है वो कर सकता है पूरा। ये आपने ध्यान रखना है। तो इस योजना के बारे में सारी हो गया जानकारी। यही आया था गिरिराज पत्रिका में, जो हमने कवर कर लिया। अभी हमने क्या इस तरह की कोई और भी ऋण योजना जो है वो गिरिराज पत्रिका में पढ़ रखी है। देखिए, हमने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना भी पढ़ा था। सरकार ने जो है वो शिक्षा में एक नया रिफॉर्म लाने के लिए जो है इस योजना को जो था वो मंजूरी दी थी उस टाइम। तो मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत भी जो है वो बच्चों को लोन दिया जाएगा एजुकेशन के लिए, और 1% की दर से जो है वो लोन दिया जाएगा। 20 लाख रुपए तक का लोन जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि वो अपनी पढ़ाई, टेक्निकल एजुकेशन, पैरामेडिकल, जो भी एजुकेशन है उनकी, उसको जो है वो कंप्लीट कर पाएँ। तो ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर हो गया। अभी देखो, हो सकता है ये योजनाएं एक ही हों, परंतु अभी इस बार का जो आर्टिकल आया था उसमें डॉक्टर यशवंत सिंह परमार इसको नाम दिया गया था योजना को। पहले विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का नाम इसका था, परंतु क्राइटेरिया दोनों का सेम ही है, 1 लाख और 20 लाख का, 1% और 20 लाख का। तो वो आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन अब हमारे पास देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मैनी ट्री स्पाइसीज इन हिमाचल प्रदेश हैव बीन ब्राउट अंडर द 10-year फिलिंग प्रोग्राम ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितने पेड़ों की प्रजातियों को वन विभाग जो है वो अपने 10 वर्षीय कटाई कार्यक्रम के तहत लाया गया है। तो देखो, हिमाचल प्रदेश का जो वन विभाग है ना, उसने कुछ एक प्रजातियां पेड़ों की हिमाचल में ऐसी हैं उनको, जो उसका 10 वर्षीय कटाई कार्यक्रम है उसके तहत लाया है। हम डिटेल से समझते हैं। पहले जानिए कि कितनी ऐसी प्रजातियां हैं। 6 प्रजातियों को जो है वो लाया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये 6 प्रजातियां कौन कौन सी हैं? हिमाचल प्रदेश में एक आम के पेड़ हो गए, इसके साथ साथ त्रियम्बल का पेड़ हो गया, ये फिक्स प्रजाति है। तुन्नी हो गया, तुन्ना सिलियाटा कहते हैं इसको। पदम या पाजा हो गया, इसको प्लनूस सेरासर कहते हैं। और रिट्ठा हो गया, इसको सेम्पिडस मुकोरिसी कहते हैं। और बाण हो गया, बाण को जो है वो क्वेरकस ल्यूकोट्राइकोफोरा कहते हैं। इन पे ये 6 स्पीसीज होगी पेड़ों की। इनको जो है वो काटने पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया, तुरंत प्रभाव से जो है ये प्रतिबंध लगाया गया है। अब किस तरह से है ये 10 सूत्रीय कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश सरकार का? देखो, ये जो 6 प्रजातियां हैं ये वन विभाग के 10 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत लाई गई हैं। अब इन पेड़ों को जो है वो केवल और केवल वन विभाग की अनुमति के साथ ही जो है वो काटा जा सकता है।
हालांकि नए नियमों के तहत जो है वो घरेलू कार्यों के लिए जो है वो 1 वर्ष में अधिक 5 पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं रहेगी। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये इम्पोर्टेंट पेड़ की जो प्रजातियां हैं वो भी आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि प्रीवियस सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो पेड़ों के बारे में इस तरह के क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पूछे गए। और 10 वर्षीय कटाई कार्यक्रम है, 6 स्पीसीज हैं, स्पीसीज के नाम आपने ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बोलते हैं हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज बीइंग प्रोवाइडेड एवरी मंथ टू वुमेन फॉर बिल्डिंग हाउसेज अंडर चीफ मिनिस्टर विडो एंड सिंगल वुमेन हाउसिंग स्कीम। तो बोलते हैं मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत महिलाओं को मकान बनाने के लिए प्रतिमाह कितनी आर्थिक सहायता दी जा रही है। देखो, हिमाचल प्रदेश में जो एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना, इस योजना के तहत जो है वो महिलाओं को मकान बनाने के लिए जो है राशि दी जा रही है, आर्थिक सहायता दी जा रही है। ये कितनी दी जा रही है? ये दी जा रही है 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख रुपया दिया जा रहा है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आर्टिकल आया था गिरिराज पत्रिका में, उसमें बताया गया था डाटा कि इस वर्ष जो है वो 7,000 ऐसी महिलाएं हैं जिनको मकान बनाने के लिए जो है वो 1.5 लाख की आर्थिक सहायता जो है वो प्रदान की गई है। इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए सरकार ने जो है वो विधवाओं और 40 से जो 69% तक दिव्यांग जन हैं उनको पेंशन के लाभ के लिए आय सीमा का पात्र जो है वो बना दिया है। अब इसमें आपने ध्यान रखना है कि राहत भत्ता योजना चलाई गई है जिसमें 9,000 नए लाभार्थियों को भी जो है वो लाभ मिलेगा, जिस पर सरकार ने जो है 12 करोड़ रुपया जो है वो अतिरिक्त व्यय करने का डिसाइड किया है। सरकार आने वाले सालों में जो है 40,000 नए पात्र जो व्यक्ति जो हैं उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जो है वो लाएगी। महिलाओं को 1,500 रुपया देने की घोषणा जो है वो की गई है। और भी बहुत सारी बातें हैं, परंतु एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इम्पोर्टेंट है। आपने ध्यान रखना है कि विधवा पुनर्विवाह योजना का तो आपको पता ही था, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि पहले 65,000 रुपया यहाँ पर दिया जाता था, अब 2 लाख रुपया देने की बात। और एक इंदिरा गांधी शिशु संकल्प योजना है, इस योजना को भी आरंभ किया गया है और इस योजना के तहत 50 करोड़ रुपया की धनराशि जो है वो दी गई है। इसके अलावा लास्ट टाइम हमने एक और योजना पढ़ी थी, वो योजना थी महिला ऋण योजना। ये जो महिला ऋण योजना है, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को जो है वो 21,000, 51,000 और 1,01,000 रुपये तक की ऋण सुविधाएं जो है वो दी जाएंगी। ये हमने स्टेप बाय स्टेप जाना भी था कि किस तरह से दी जाएंगी। पहले 21,000 रुपया लोन दिया जाएगा, अगर उसकी किस्तें 1 साल तक रेगुलर दी जाती हैं तो फिर 51,000 के लोन के लिए एलिजिबल महिलाएं हो जाएंगी। अगर 51,000 की लोन की किस्तें भी 1 साल तक दी जाती हैं तो उसके बाद जो है वो 1,01,000 रुपये के ऋण के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाएंगी। और मनरेगा को लेकर जो दिहाड़ी बढ़ाई गई है वो भी इम्पोर्टेंट है। सामान्य क्षेत्रों में जो है वो 224 रुपये से दिहाड़ी जो है वो 240 रुपया कर दी गई है। और जो जनजातीय क्षेत्र हैं, ट्राइबल क्षेत्र हैं, उनमें 280 रुपये पहले वो हुआ करती थी, 280 रुपये से बढ़ाकर उसको 294 रुपये जो है वो कर दिया गया है। तो ये हमने सारा यहाँ से डिटेल से हर एक पॉइंट जान लिया, जो भी यहाँ से फ़ायदे दिए जा रहे हैं, अलग अलग योजनाएं हमने पढ़ी हैं। ये सारी की सारी योजनाएं इस बार भी गिरिराज पत्रिका में आई थी, तब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थी, तो ये हमने जान लिया। अब इनको याद रखना, इनमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यूनम पीक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि यूनम चोटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। पहले तो जानिए कि ये चोटी क्यों न्यूज़ में आई। गिरिराज पत्रिका में बेसिक इसके बारे में नहीं दिया गया था कुछ, परंतु इम्पॉर्टेंट है, करंट इस वीक का ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यूनम पीक जो है वो लाहौल स्पीति में आती है, ऑप्शन ए सही आंसर। अब जानिए कि क्यों चर्चा में आई। लाहौल स्पीति में स्थित है ये चोटी और 6,111 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये स्थित है, ये आप ध्यान रखें। और इस यूनम चोटी पर जो है बिंदिया नाम की एक महिला है, ये जो है वो 4थी IRB जंगलबैरी की पुलिस बटालियन में है और बिंदिया इनका नाम है। इन्होंने जो है इस चोटी पर जो है वो सफलतापूर्ण चढ़ाई जो है वो की है। ये हमीरपुर ज़िले के नदौन क्षेत्र के कांगू गांव की रहने वाली हैं और इन्होंने यहाँ पर जब सफलतापूर्ण चढ़ाई की तो ये चर्चा में आया, मुख्यमंत्री ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। और यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जो इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड है मनाली में, वो भी जिसने वहाँ से ट्रेनिंग जो मिलती है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आपने ध्यान रखना है कि कहाँ पर जो है वो पर्वतारोहण संस्थान स्थित है, तो वो मनाली में स्थित है। और लाहौल स्पीति में ये यूनम चोटी स्थित है, 6,111 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ पर ये चढ़ाई की गई इनके द्वारा।
देखो हमने इम्पोर्टेंट चोटियाँ पढ़ रखी हैं। इम्पोर्टेंट चोटियाँ जो लाहौल स्पीति में आती हैं उनमें कौन कौन सी चोटियाँ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मुल्किला पीक हो गया जो 6520 मीटर पर जो है वो स्थित है, ये लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है। गेफांग पीक हो गया जो 6400 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, ये भी लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है। और सिगरीला पीक हो गया ये 6230 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मुकरबेह पीक हो गया ये 6070 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, लाहौल स्पीति में जो है ये स्थित है। तो हमने लास्ट टाइम मिशन एलाइड में जो था इम्पोर्टेंट चोटियाँ जो था वो रिवाइज की थी, अभी हमने और अलग से रिवाइज कर ली लाहौल स्पीति की। कौन कौन सी हमने रिवाइज की लाहौल स्पीति की, एक मुल्किला हमने लाहौल स्पीति की जो था वो रिवाइज की, एक हमने गेफांग लाहौल स्पीति की रिवाइज की, सिगरीला हमने लाहौल स्पीति की जो था वो जो रिवाइज की, और शिखर बेह जो था वो हमने लाहौल स्पीति की रिवाइज की। तो ये हम 3-4 चोटियाँ यहाँ से याद रखेंगे। एक चोटी मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप मुझे बताइए कमेंट करके कि वो चोटी जो है वो कहाँ पर स्थित है। चोटी का नाम है रालडांग पीक। रालडांग पीक जो है वो कहाँ पर स्थित है, आप कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। इम्पोर्टेंट है चोटी, और रिवीजन आपका साथ में हो रहा है। रालडांग पीक कहाँ पर स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं नीरज चोपड़ा वॉन विच मेडल इन 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। बोलते हैं कि नीरज चोपड़ा ने जो है वो 2023 की जो विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हुई है उसमें कौन सा पदक इन्होंने जीता है। नीरज चोपड़ा के द्वारा पदक जीता गया गिरिराज पत्रिका में किस तरह से आया, मुख्यमंत्री हमारे हिमाचल के जो हैं उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, तब जो था ये गिरिराज पत्रिका में आया। देखो नीरज चोपड़ा ने जो था जो बुदापेस्ट हंगरी में जो था ये विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हुई, इसमें पुरुषों की जो भाला फेंक स्पर्धा थी इसमें इन्होंने जो था वो गोल्ड मेडल जो था वो जीता। ओलंपिक में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद ये काफ़ी चर्चा में रहे, इन्होंने काफ़ी मेडल भी उसके बाद जीते। तो अभी जब भी इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको आपको हमेशा ही नोट कर लेना चाहिए। अब देखिए आपने क्या ध्यान रखना है कि इसमें जो है नीरज चोपड़ा ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता है, ये हुई कहाँ पर है चैम्पियनशिप, तो ये बुदापेस्ट हंगरी में जो है ये चैम्पियनशिप हुई है। अच्छा ये तो आपको पता है ना कि नीरज चोपड़ा जो है वो भाला फेंक जो है जो प्रतियोगिता के साथ जुड़े हुए हैं, जेवलिन थ्रो के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। इन्होंने कितना मीटर जो था ये थ्रो किया, तो इन्होंने इस बार 88.77 मीटर जो था वो इसको थ्रो किया, ये भी आपने यहाँ से नोट करना है। 88.77 मीटर इन्होंने यहाँ से जो था ये थ्रो किया। और साथ में आपने क्या ध्यान रखना है कि हंगरी जो कंट्री है ना, हंगरी की कैपिटल कहाँ पर है, तो हंगरी की कैपिटल जो है वो बुदापेस्ट में है। बुदापेस्ट में जो है वो हंगरी की कैपिटल है। और इंडिया की तरफ से कितने प्लेयर यहाँ पर गए हैं, कितने जो हैं वो एथलीट यहाँ पर गए हैं, टोटल 27 एथलीट जो हैं वो इंडिया की तरफ से यहाँ पर गए हैं, ये भी पता होना चाहिए, जिसमें से 23 जो हैं वो मैन हैं और बाकी रिमेनिंग जो 4 हैं वो महिलाएँ हैं, ये भी आप नोट करें। 23-7 आपने ध्यान रखना है कि मैन वुमेन है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट बनता है इनसे रिलेटेड ये ध्यान रखें। अगला देखें पॉइंट क्या है, अगले पॉइंट में बोलते हैं व्हाट इज़ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द परचेज ऑफ मैंगो, किन्नू, माल्टा एंड ऑरेंज अंडर द मंडी मेडिटेशन स्कीम, MIS जिसको कहा गया, या फिर इंग्लिश में MIS को जो है वो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो है वो कहते हैं। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है ये, जिसको मंडी मध्यस्थता योजना कहते हैं। अब बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये जो मंडी मध्यस्थता योजना है इसके तहत आम, किन्नू, माल्टा और संतरे की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया है। देखो ये जो हो गया मैंगो, किन्नू, माल्टा, इसके लिए जो है वो सरकार ने क्या किया, इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो निर्धारित किया। और ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य इनके लिए रखा गया है वो 12 रखा गया है, ऑप्शन सी सही आंसर है। ये भी सिनेरियो देखा गया है कि इस तरह के क्वेश्चन जो है ना जो प्रीवियस पेपर हुए हैं 1-2 उनमें जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। बड़े रेयरली पूछे जाते हैं, परंतु अगर पूछे गए तो नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। अब डिटेल से जानिए। बोलते हैं कि सरकार अभी तो सेब की फसल है ना, तो सेब के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है बनता है, सेब उत्पादकों को बड़ी राहत दी है सरकार ने जो मंडी मध्यस्थता योजना है जिसको मार्केट इंटरवेंशन स्कीम कहते हैं, इसके तहत जो है सरकार ने सेब का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा था पहले वो 10.50 रुपये होता था, अब इसको पहले बढ़ा दिया गया, सरकार ने इसको बढ़ाकर 12 रुपये कर दिया गया। तो सेब का भी आपने ध्यान रखना है, 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से जो है ये रखा गया है। और ये जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है ना, इसके तहत जो है वो आम, किन्नू, माल्टा, संतरे की खरीद के लिए जो है
जो न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है वो 10.50 रुपये से बढ़ाकर जो है वो 12 रुपये जो है वो अब कर दिया गया। इसके लिए भी पहले 10.50 था, अब इसको भी बढ़ाकर जो है वो 12 रुपये जो है वो यहाँ पर कर दिया गया है। सेब का और बाकी जो हमने चीज़ें आम, किन्नू, माल्टा, संतरे जाने, इनका भी जो है वो समर्थन मूल्य सेम है। सरकार ने जो है वो पहली बार नींबू की खरीद के लिए भी जो है वो MIS के तहत गलगल के बराबर यानी कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से जो है ये रेट रखा है। नींबू की खरीद अगर करते हैं ना तो नींबू के लिए भी जो है जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम रखी गई है वो 10 रुपये प्रति किलोग्राम रखी गई है। पहले गलगल के लिए भी 10 होती थी, अब नींबू के लिए भी जो है वो 10 कर दी गई है। ये आप सारा इम्पोर्टेंट ध्यान रखें। तो 2-3 लाइनें जो इम्पोर्टेंट यहाँ से बनी वो आपने ध्यान रखनी है कि क्या क्या किस किस तरह से है, क्योंकि ये सारे पॉइंट ऐसे हैं कि अभी आपने पढ़ लिया करंट अफेयर में तो पढ़ लिए, अदरवाइज़ किसी किताब में आपको देखने को ये नहीं मिलेंगे फिर। और एग्ज़ाम में आपने देखा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का पैटर्न रहता है, 1-2 क्वेश्चन इस तरह के रैंडम उठाए जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर में ही आपको सिर्फ और देखने को मिलेंगे। तो ये आप यहाँ से नोट करना सारा का सारा डाटा। अभी देखते हैं जी, हमारे पास कुछ 1 लाइन क्वेश्चन है। बोलते हैं गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु जो है वो सबसे उपयुक्त होती है। तो गेहूं की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु जो है वो सबसे उपयुक्त जो है वो मानी जाती है। अब देखो, फसलें होती हैं 2 तरह की, एक होती है खरीफ और एक होती है राबी क्रॉप। मैं बहुत बार बताता हूँ जब भी फसलें पढ़ते हैं तो राबी और खरीफ के बारे में मैं बेसिक चीज़ें आपको बताता हूँ ताकि ये क्वेश्चन आपके गलत ना हो। अब आजकल जो फसल है ना वो कौन सी फसल है, आजकल हमने क्या उगाया है, आजकल आप खेतों में देखेंगे आपको मक्का देखने को मिलेगा, मेज आपको देखने को मिलेगा, धान, पैडी आपको देखने को मिलेंगे, ज्वार आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे खरीफ क्रॉप में आते हैं, मतलब आजकल खरीफ क्रॉप जो है वो उगाई हुई है। अब कुछ टाइम में ये क्रॉप काट ली जाएगी, फिर नई क्रॉप उगाई जाएगी अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक, तो वो राबी क्रॉप होगी। राबी क्रॉप में क्या होता है, इसमें व्हीट आता है, बार्ले आता है, प्याज आ जाता है, ग्राम आ जाता है। तो ये क्रॉप जो है वो राबी क्रॉप में आ जाती हैं, ये आप ध्यान रखें। आगे देखिए, बोलते हैं विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पाई जाती है। ये जो उलंग किस्म की चाय है ये ताइवान में जो है वो मुख्य रूप से देखने को मिलती है। ताइवान आप ध्यान रखें। ताइवान के बारे में क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ताइवान की जो है वो कैपिटल कहाँ पर स्थित है। ताइवान की कैपिटल इम्पोर्टेंट है और इसकी करेंसी भी पूछ ली जाए तो वो भी पता होनी चाहिए। ताइवान की कैपिटल जो है वो है ताइपी सिटी, ये आपने ध्यान रखना है। और ताइवानी डॉलर जो है वो इसकी क्या है, करेंसी भी है, वो तो चलो पता चल ही जाएगा। बोलते हैं पहली बार लोकसभा की बैठक कब हुई थी। फर्स्ट लोकसभा की बैठक कब हुई थी, फर्स्ट लोकसभा की मीटिंग जो था वो 1952 में हुई थी। 13 मई 1952 को जो था ये फर्स्ट बैठक जो था वो हुई थी, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपदा से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना तैयार कर रखी है। तो हिमाचल प्रदेश ने जो है वो आपदा से निपटने के लिए जो है वो 800 करोड़ रुपए की योजना जो है वो तैयार कर रही है। ये 800 करोड़ रुपये आपने ध्यान रखना है। डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान जो है ना हिमाचल प्रदेश का, वो 800 करोड़ रुपए का तैयार किया जा रहा है। ये भी बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, जिसको CPRI भी आपने कहा, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको कहा गया। ये कहाँ पर स्थित है, ये CPRI जो है वो शिमला में स्थित है। कई बार ना पूरा नाम नहीं दिया जाता, डायरेक्टली छोटे छोटे एग्जाम्स में CPRI पूछ लिया जाएगा, CPRI बताएंगे आप कि CPRI जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये शिमला में जो है वो स्थित है, ये ध्यान रखें। आगे बोलते हैं भागसुनाग झील प्रदेश के किस जिले में है। देखो, अलग अलग लेक्स हिमाचल प्रदेश में है। ये भागसुनाग झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में जो है वो आती है। कहाँ पर आती है, कांगड़ा क्षेत्र में आती है, ये आपने ध्यान रखना है। अभी मैं आपसे एक लेक पूछता हूँ, उसका आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर स्थित है। कलाशर लेक कहाँ पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में, कलाशर लेक का जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में एम्स कहाँ पर स्थित है। पहले तो आपको एम्स का पूरा नाम जो है वो पता होना चाहिए। तो एम्स का पूरा नाम क्या होता है, एम्स का पूरा नाम जो है वो होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये आपने ध्यान रखना है। और ये जो एम्स है ना, एम्स का पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में तो है, परंतु बिलासपुर में एग्जैक्टली कहाँ पर है, तो बिलासपुर के कोठीपुरा में जो है ये एम्स स्थित है। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग मेडिकल कॉलेज हैं, जैसे कि IGMC हो गया, ये कहाँ पर स्थित है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो शिमला में स्थित है।
राजीव गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? ये टांडा में स्थित है। टांडा कांगड़ा में जो है वो पड़ता है। यहाँ पर ये राजीव गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो स्थित है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो मेडिकल कॉलेज है वो कहाँ पर स्थित है? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो मेडिकल कॉलेज है ना, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। क्या हिमाचल प्रदेश में और भी कोई मेडिकल कॉलेज स्थित है? तो अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर स्थित है? अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी जो है वो मंडी में जो है वो स्थित है। तो मंडी की ये यूनिवर्सिटी आपके जहन में होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर स्थित है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो है वो लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी जो है वो स्थित है। अब ये लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये मंडी में जो है वो स्थित है। मंडी नेर चौक में जो है ये लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्थित है। जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी हिमाचल प्रदेश में है, तो वो चंबा में जो है वो स्थित है। उसका नाम भी आपने ध्यान रखना है। लगभग हमने सारे मेडिकल कॉलेज हिमाचल के रिवाइज कर ही लिए, तो ये मेडिकल कॉलेज आपको हमेशा याद रहने भी चाहिए। आगे बोलते हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम जो भारतीय उपकुलपति था वो कौन बने थे? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय उपकुलपति जो था वो आशुतोष मुखर्जी जो था वो बने थे, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? फर्स्ट जो अखिल भारतीय जो महिला सम्मेलन हुआ था ये कौन से ईयर का है? तो ये 1927 का है। 1927 का है और इसको जो था वो वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो था वो स्टार्ट किया गया था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस जो था वो कब स्टार्ट की गई थी? तो ये 1927 में जो था वो स्टार्ट की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो मार्गारेट कजन्स थे जिनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये नाम आपने सुना होगा, तो आप डेफिनेटली क्लिक कर पाएंगे एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है आपसे, तो ये ध्यान रखें। आगे बोलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किस दिन पारित हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में ना हम एक क्वेश्चन और भी पढ़ते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा था, जब हमने अगस्त महीने के इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज किए थे, तो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर कि क्विट इंडिया मूवमेंट डे कब मनाया जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन दिवस जो है ये 8 अगस्त को मनाया जाता है और 8 अगस्त 1942 को इस दिन जो था ये आंदोलन पारित हुआ था। ये आपने ध्यान रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस दिन पारित हुआ था, तो ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था। घास के खुले मैदान जो वेल्डस कहा जाता है जिन्हें, वो कहाँ पर स्थित है? वो अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका आपने ध्यान रखना है कि अफ्रीका में स्थित है। और विश्व की सबसे लंबी और गहरी रेल सुरंग गोर्थार्ड बेस किस देश में स्थित है? तो ये स्विट्ज़रलैंड देश में जो है वो स्थित है। स्विट्ज़रलैंड, आप इसका नाम ध्यान रखें। और मेसेटा का जो पठार है वो किस देश में अवस्थित है? ये पठार जो है वो स्पेन में स्थित है। अटल नवोन्मेष मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो ये जो है वो नीति आयोग की जो है वो क्या है, पहल है। ये आपने ध्यान रखना है। साथ में अब लास्ट क्वेश्चन है, बोलते हैं वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? वॉकर कप, देखो इंपॉर्टेंट खेलों से रिलेटेड क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो वहाँ पर ये बनता है इंपॉर्टेंट। ये गोल्फ से जो है वो संबंधित कप है। गोल्फ आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखें, बोलते हैं वेयर वॉज द फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ओपनड इन हिमालयन स्टेट? तो बोलते हैं कि जो हिमालयी राज्य हैं उनमें पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ पर खोला गया था? लास्ट टाइम जब हमने गिरिराज पत्रिका की एडिशन डिस्कस की थी तो मैंने आपको सारा डिटेल में बताया था कि कहाँ पर खोला गया था, कब खोला गया था। पूरी हमने हिमालयन स्टेट के बारे में और भी जानकारी जानी थी वहाँ पर। लास्ट एडिशन अगर आपने देखा है तो डेफिनेटली आप आंसर कर पाएंगे और कमेंट करके जल्दी से अपना आंसर जो है वो बता दीजिए। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स, PDF, नोटिफिकेशन वो सारी वहाँ पर मिलेगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना। टेलीग्राम चैनल जो है वो आपको हमारा मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।